हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हमारा एनसीईआरटी बेस वन लाइनर क्वेश्चन का प्राचीन इतिहास का कंटेंट हमारा चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो आपका 40 या 45 मिनट का हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इसमें सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपके वन लाइनर फॉर्म पे रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एनसीईआरटी के किसी न किसी एग्ज़ाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का एक नाम क्या है? तो चाणक्य का एक नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक नाम और है, ठीक है। सैंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सैंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है। किसने किया है? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कहाँ पे है? तो विशाखदत्त में किया गया है। इसमें विशाखदत्त में किया गया है। अगला है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासक के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे है? तो बुलंदी बाग आपका कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग आपका स्थित है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली की द प्रिंस ग्रंथ की तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ है वो लकड़ी से निर्मित है। अगला है कि सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला है कि बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। दार्शनिक मतलब सोफिस्ट की मांग की थी, लेकिन दार्शनिक को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंबिसार के पास भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष से प्राप्त है? तो कुम्हरार नामक स्थल जो है कहाँ से प्राप्त है? आपके पाटलिपुत्र से कुम्हरार नामक स्थल आपके प्राप्त है। अगला है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अगला है कि सैंड्रोकोट्स कौन है? तो सैंड्रोकोट्स है चंद्रगुप्त मौर्य। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो जस्टिन ने इसका उल्लेख किया था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला है कि मौर्यकालीन अधिकारी पौत्राध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो पौत्राध्यक्ष का मुख्य कार्य हो जाएगा माप तौल करना, ठीक है। माप तौल का जो अधिकारी है उसे मौर्यकालीन में क्या कहा जाता था? पौत्राध्यक्ष कहा जाता था। अब हम आ जाएंगे मौर्यकालीन तीर्थ मतलब मौर्यकालीन में अधिकारी को कहा जाता था। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता? तीर्थ। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? तीर्थों की संख्या 18 है, ठीक है। तीर्थ क्या है? एक देखो तीर्थंकर होता है जो आपका इसमें है, जैन धर्म तीर्थंकर है, और यहाँ पे तीर्थ दिया है। तो तीर्थ यहाँ पे मौर्यकाल में तीर्थ का अर्थ होता है जो सबसे उच्च अधिकारी हो, इसे तीर्थ कहते हैं, ठीक है। अगला है और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 18 बताई गई है। जिसे पहला
पहले नंबर पे कौन आता है? मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित जो होता था ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। सन्निधाता कौन था? सन्निधाता जो था राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी को या कोषाध्यक्ष जो रुपए पैसे की देखभाल करता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता जो था राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री जिसे कहा जाता था। कर संग्राहक, वित्त मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अगला है हमारा मैत्री परिषदात्मक। मैत्री परिषदाध्यक्ष जो था परिषद का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा कौन था? तो प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक कौन था? तो व्यवहारिक था दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी। दीवानी न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को व्यवहारिक कहा जाता था। नायक कौन था? सेना का संचालक, नगर रक्षक अध्यक्ष नायक कहलाता था। सेनापति कौन था? सेनाध्यक्ष जो था सर्वोच्च सैन्य कमांडर, उसे सेनापति कहा जाता था। अगला है हमारा अंतर्वर्षिक कौन है? तो अंतर्वर्षिक जो है सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी था। कर्मांतिक कौन था? उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष जो था उसको हम कर्मांतिक कहते थे। प्रशासता कौन था? तो प्रशासता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला था। ठीक है। दंडपाल कौन था? तो दंडपाल कहा जाता था सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी को हम क्या कहते थे? दंडपाल कहते थे। क्या कहते थे? दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल किसे कहते थे? तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक जो था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल किसे कहा जाता था? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो था उसे अंतपाल कहते थे। अगला है आटविक। आटविक क्या है? आटविक जो है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक था। दैवारिक कौन था? तो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी को हम क्या कहते हैं? दैवारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दैवारिक। नागरक कौन था? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरिक। ठीक है। अगला हमारा देखो इसमें है कि गुर्जरा, मास्की नृत्यूर। इसमें गुर्जरा, मास्की नृत्यूर और उर्गोलम ये चार अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ही नाम उसमें मिलता है। इसमें किसमें चार अभिलेख हैं? गुर्जरा का, मास्की का, नृत्यूर का और उर्गोलम के, ये चार अभिलेख जो हैं इसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। अगला हमारा क्या है? किस मौर्य क्या है? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किस मौर्य ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला है यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? कहाँ तक था? पश्चिम भारत था। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? तो रुद्रादामन की जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रभावित होता है, मतलब ये जानकारी मिलती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों पर श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ पर उन्होंने जैन विधि कौन सी विधि थी? उपासना विधि, जिसे हम सलनेखना विधि के नाम से भी जानते थे, इसके द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मगध साम्राज्य में रज्जुक जो कहा जाता था वो मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। किसे कहा जाता था? भूमि मापन अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर जो है ब्राह्मी लिपि की पहचान की गई थी। अगला है सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शाहबाजगढ़ी पेशावर में है। कहाँ पे है? पेशावर। और पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त थी। अगला है हमारा अशोक ने बौद्ध होने के बाद हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या था? इसका प्रमाण था उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवों का प्यारा, ये उनका उपनाम था। इससे ये प्रमाणित होता है कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से मिलता है? तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुरम से मिलता है, अनुराधापुर से। अगला है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया था?
तो अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश किसने जारी किया था? अशोक ने जारी किया। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, और भाब्रू स्तंभ कहाँ पे? राजस्थान में है। अगला है ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना जो है अशोक के 5वें बृहद शिलालेख में मिलती है। अगला है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले पे है। कहाँ पे है गुर्जरा लघु शिलालेख? मध्य प्रदेश के दतिया जिले पे है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया? तो सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया गया। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य का आय का मुख्य स्रोत है किसके द्वारा एकत्रित किया जाता? तो सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है हमारा मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। किसके थे? मौर्य राजवंश के थे। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान पर मिलती है? उत्तराखंड के कालसी से मिलती है। कहाँ से? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ठीक है। अगला देखिए मौर्य काल में अधिकारी और उनका विभाग था। तो सीता अध्यक्ष जो अधिकारी था उसका विभाग अभी हमने आपको बताया कि कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन था? अकाराध्यक्ष जो था खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष जो था मुद्रा विभाग का प्रधान था। शुल्काध्यक्ष था तो व्यापारिक कर का प्रधान था। मुद्राध्यक्ष था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। और संस्था अध्यक्ष था तो वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। अगला हम आपको बताएंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ से खोजा गया। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन है? तो अशोक के अभिलेख शिलालेख खोजकर्ता और वर्ष। कौन से शिलालेख? धौली अभिलेख। धौली अभिलेख की खोजकर्ता किसने की है? तो किट्टो ने। धौली अभिलेख की खोजकर्ता कौन है? किट्टो हैं। 1837 ईस्वी में इसकी खोज की। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की 1840 ईस्वी में। बराबर व नागार्जुनी गुफा की हैरिंगटन ने की 1785 में। कब की? 1785 में। दिल्ली टोकरा अभिलेख की खोज कैप्टन पोलियर ने की। किसने की? कैप्टन पोलियर ने 1885 ईस्वी में कैप्टन पोलियर ने दिल्ली टोकरा अभिलेख की खोज की। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज किसने की? टी पेनथेलर ने की। कब की? 1750 ईस्वी में टी पेनथेलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की। मानसेहरा अभिलेख की खोज किसने की? कैप्टन ले ने मानसेहरा अभिलेख की खोज 1889 ईस्वी में की। कालसी शिलालेख की खोज किसने की? तो कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने किया 1860 ईस्वी में। रुम्मिनदेई अभिलेख का खोज किसने किया? तो फिहरर ने रुम्मिनदेई अभिलेख की खोज 1896 ईस्वी में किया। अगला है जौगढ़। क्या नाम है? जौगढ़ अभिलेख की खोज किसने की? सर वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में जौगढ़ अभिलेख की खोज की। अगला है गिरनार शिलालेख की खोज किसने की? तो गिरनार शिलालेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने 1822 ईस्वी में की। शाहबाजगढ़ी शिलालेख की खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 ईस्वी में की। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज किसने किया? तो टी.एच. बर्ट ने इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज की 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख की खोज किसने किया? तो मास्की अभिलेख की खोज बीडेन ने किया 1915 ईस्वी में। अगला है हमारा निगाली सागर। कौन है? निगाली सागर अभिलेख की खोज फिहरर ने किया 1895 ईस्वी में। रामपुरवा अभिलेख की खोज कार्लाइल ने किया 1872 में। और सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल स्टाइन ने 1905 ईस्वी में किया। ठीक है। अगला हमारा क्या है?
अगला हमारा आ जाता है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो मौर्य काल की पुस्तक का नाम है इंडिका, और ये इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इसमें जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। अगला है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय पर किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो चंद्रगुप्त जो था वो अपने अंतिम दिनों पर जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, और उसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या है? तो जैन धर्म में संलेखना विधि जो है उपवास को कहते हैं। उपवास रह के प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहते हैं। अगला है, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश में बनाया गया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो किस वंश ने किया? मौर्य वंश ने किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुरमय जो था वो मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था तुरमय? मिस्र का राजा था। अगला है कि मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फर के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, और यही टालमी फिलाडेल्फर था, इसी को तुरमय भी कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख एक साथ महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। भाग्य एवं बल किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो भाग और बल जो है वो राजस्व के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? राजस्व के स्रोत हैं। अगला है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे ही रानी का अभिषेक भी कहा जाता था। और अशोक की सबसे प्रिय रानी कौन थी? तो अशोक की सबसे प्रिय रानी है कारुआकी। कौन है? कारुआकी अशोक की सबसे प्रिय रानी है। और अशोक का सबसे प्रिय पुत्र है तीवर। कौन सा है? तीवर जो है अशोक का सबसे प्रिय पुत्र है। अशोक की 4 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी अशोक की? 4 रानियाँ थी। और अशोक का सबसे प्रिय पुत्र तीवर है, क्योंकि कुछ लोग महेंद्र और संघमित्रा को उसकी सबसे प्रिय पुत्र मानते हैं, तो वो सबसे प्रिय पुत्र नहीं है। अशोक का सबसे प्रिय पुत्र तीवर को माना जाता है। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है? अर्थशास्त्र में इसकी अनुमति है। कलिंग युद्ध की विजय पर क्षत्रियों का वर्णन अभिलेख में किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में ये चीज़ें बताई गई। अशोक के शिलालेख में किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख है? तो सातवाहन के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है। सिर्फ सातवाहन वंश का अशोक के शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी जो है रुद्रादामन की गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक के समकालीन मिस्र राजा कौन था? तो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो था वो अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कब? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला है हमारा, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो तक्षशिला पर उसने विद्रोह का दमन किया। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने दंड का प्रावधान किया था कि अगर आपको भिक्षु बनना है तो जो आपके बच्चे हैं और पत्नी जो है उनके लिए आप समुचित व्यवस्था करके जाइए, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, रहने की व्यवस्था करके जाइए, तभी आप भिक्षु बन सकते हैं, नहीं उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा।
ठीक है। अगला क्या है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है अरमाइन भाषा से हुई है। किस भाषा से? अरमाइन भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री है? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार था। किसका था? बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार। अगला है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या है? तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक अधिकारी का नामक अधिकारी का है सिक्कों का परीक्षण करना है। इसका कार्य क्या है? रूप दर्शक का सिक्कों का परीक्षण करना। अगला है हमारा, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से कौन सा राजा जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला है, मौर्य काल की मुद्रा क्या थी? मौर्य काल में मुद्रा थी, इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख होता था। और चांदी के 4 सिक्के उस समय पे चलते थे मौर्य काल में। कौन कौन से? पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग थे। तो तांबे के 4 सिक्के कौन थे? माशक, अर्धमाशक, काकड़ी और अर्धकाकड़ी। उस समय तांबे के सिक्के चलते थे। अगला है हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्य और उत्तर काल में, ठीक है, मौर्य के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहा जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, शिमुख किस वंश का संस्थापक था? जो शिमुख था वो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख को कहा जाता है। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किसमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कौन थी? तो सातवाहनों की राजधानी जो थी अमरावती थी। और सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? तो सातवाहनों का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब इनका गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या था? उस समय सातवाहन वंश में ये था कि हर पुत्र को अपनी माँ का नाम पहले लगाया जाता था। तो सतकर्णी की माता का नाम क्या था? गौतमी था। तो इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की और बेड़ कटक नामक नगर की स्थापना की। इसे ही वेदों का आश्रय और इसे वेदों का आश्रय कहा जाता था। ठीक है, अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और इसी समय पर शक संवत प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो कनिष्क के राज्याभिषेक के समय शक संवत का प्रारंभ होता है। अब होता है 78 ईस्वी में। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक सिक्कों में तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। विक्रय और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 135 वर्षों का अंतर है, क्योंकि जो विक्रय संवत है वो कब चला? तो विक्रय संवत चला है 58 ईस्वी पूर्व में। कब चला है? 58 ईस्वी पूर्व में। और शक संवत कब चला है? तो शक संवत 78 ईस्वी में चला है। ठीक है, कब चला है? 78 ईस्वी में शक संवत जो 78 में चला है और वो 57 में चला है। कितने? 78 में और वो 57 ईस्वी में चला है। तो अब इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 135 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, शुंग वंश के बाद क्या है? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। और सातवाहन में सबसे प्रभावी राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आता है? तो पांड्य वंश का शासन आता है। अब हम आपको सारे वंश जो है क्रम से आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आपको लिखना है, याद रखना है, आसीन मौसुक आंध्र। क्या? आसीन मौ सु कांध्र। ठीक है, इसको आपको ये याद रखना, हसीन मौसुक आंध्र आपको याद रखना। अब हा से आपका हर्यक वंश हो जाएगा सबसे पहले, फिर आपका सी से शिशुनाग वंश हो जाएगा, ना से आपका नागवंश हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आ जाएगा। शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश आ जाएगा और कर्ण वंश के बाद आपका आंध्र सातवाहन वंश आपका आ जाएगा।
तो शुंग वंश के बाद कौन सा आएगा, कण्व वंश आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था। तो कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ ने पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली थी। तो कुषाण वंश के, किस वंश के, कुषाण वंश की सीमाएं जो थी वो भारत के बाहर फैली थी। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि विक्रय संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो विक्रय संवत जो है 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। और शक संवत, देखो विक्रय संवत जो था कब से प्रारंभ हुआ, 57 ईस्वी पूर्व। ठीक है, शक संवत आपका कब प्रारंभ हुआ, शक संवत आपका 78 ईस्वी पूर्व। अब जब इस दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना, 7 7 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 7 5 12 13, तो 135 वर्ष आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, शक और विक्रय के बीच का अंतर कितना, 135 वर्ष आपका इन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, अगला है हमारा कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से, चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन थे। तो प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है, डेरियस प्रथम को। अगला है अफगानिस्तान में स्थित बामियार किस लिए प्रसिद्ध थी। तो अफगानिस्तान में स्थित बामियार जो थी वो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध थी। इसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम था। तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिल जाता। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे। तो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क ने चलाए थे। किसने चलाए थे, हुविस्क ने। अगला है बुद्ध कांकन किसके सिक्कों पर था। तो बुद्ध कांकन जो था कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध कांकन था। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण है। तो यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रण। किसका, कार्तिकेय का। अगला है भारतीय और यूनानी कला। तो भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को हम गांधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधार शैली। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था। तो कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। क्या नाम था, चरक था। और कनिष्क जो है किस संप्रदाय से संबंधित था। तो कनिष्क जो था महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। किससे संबंधित था, महायान बौद्ध संप्रदाय से। अगला है किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और इसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। तो शुंग वंश जो था उसने हत्या करके सत्ता हथियाई और फिर उसका अंत भी उसी प्रकार हुआ। भारत के यूनानी शासकों में से किसने स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथ में सर्वाधिक सुरक्षित है। तो कौन से, मीनाल्डर है। कौन से, मीनाल्डर है। अब अगला आपका चैप्टर कौन सा हो जाएगा, अगला आपका चैप्टर गुप्त वंश हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा मौर्य काल यहीं से ख़त्म होता है। और मौर्य काल से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।